का आप देख रहे हैं आपका प्रोग्राम कहानी कुर्सी की व्यूज में सौरभ आपके साथ मेहमानों से आपको मिलवा देता हूं। विनोद अग्निहोत्री जी हमारे साथ प्रोग्राम में। सर बहुत स्वागत आपका। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी आ चुके हैं, बहुत स्वागत हर्षवर्धन जी का। विजय त्रिवेदी जी हमारे साथ हैं, बहुत स्वागत सर। और समीर चौगान के साथ प्रोग्राम में। सर बहुत स्वागत आपका। तो दिल्ली में खबर आज देखें ये है कि आतिशी जी जो मुख्यमंत्री थी उन्होंने इस्तीफा दे दिया है, ये औपचारिकता है। अब इसके बाद जो कार्रवाई होनी है वो तब पूरी होगी जब भारतीय जनता पार्टी ये तय कर लेगी कि उसका मुख्यमंत्री कौन बनेगा। फिर उसके बाद शपथ होगी, उसके बाद सरकार बनेगी, उसके बाद कैबिनेट की मीटिंग होगी, उसके बाद फैसले लिए जाने शुरू होंगे। दूसरी खबर इसी से जुड़ी हुई, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस और अमेरिका के दौरे पर रवाना हो चुके हैं। अब वो 13 तारीख को वापस लौटेंगे। मतलब अब जो भी एक्सरसाइज दिल्ली के सीएम को लेकर के होनी है वो अपने अंजाम पर उसके बाद ही शायद सिरे चढ़े। ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री के आने तक का तो इंतजार किया ही जाएगा, भले ही कुछ तय कर लिया गया हो, लेकिन उनके आने के बाद ही उसकी घोषणा की जाएगी। तो अभी 4-5 दिन आप हो सकता है कि दिल्ली में यह सवाल बरकरार रहे कि दिल्ली का मुख्यमंत्री आखिर कौन बनने जा रहा है। तो हम उसको भी आज लेंगे अपनी चर्चा के अंदर और उस एक डेटा के जरिए समझने की कोशिश करेंगे कि दिल्ली के चुनाव में जो कुछ हुआ वो कैसे हुआ। तमाम तरीके के विश्लेषण हो चुके हैं, यूं तो बहुत सारी बातें कही जा चुकी हैं, लेकिन डेटा साइंस के साथ उसको समझने में थोड़ी और आसानी भी होती है और उसकी विश्वसनीयता भी ज्यादा होती है। तो सीएसडीएस लोक नीति ने एक सर्वे किया है और इस सर्वे में उन्होंने कई मुद्दों पर बात की है कि आखिर जनता ने किन फैक्टर्स को दिमाग में रखकर यह मैंडेट दिया जो आपके सामने है। अरविंद केजरीवाल को उन्होंने चौथी बार मुख्यमंत्री बनने का अवसर नहीं दिया और बीजेपी को क्यों दिया। केजरीवाल जी की कौन कौन सी बातें, कौन कौन से उन पर आरोप या उनकी कौन कौन सी कमियां लोगों की नजरों में थी जिसको केजरीवाल जी शायद पढ़ नहीं पा रहे थे, और क्या उसका विकल्प भारतीय जनता पार्टी केवल क्योंकि एक ही ऑप्शन था इसीलिए बीजेपी को ही दिया वोट, कांग्रेस को वोट क्यों नहीं दिया, इसका भी जवाब आपको इस सर्वे के अंदर मिलेगा। लेकिन मैं सबसे पहले आपको आतिशी जी का बयान सुना देता हूं क्योंकि कल से सारे नेता खामोश हैं आम आदमी पार्टी के। केजरीवाल जी दिखाई नहीं दिए, बाकी नेता भी कहीं नजर नहीं आ रहे हैं। सौरभ भारद्वाज जी का एक इमोशनल होता हुआ वीडियो जरूर देखने को मिला था, लेकिन इसके अलावा सब लोग बिल्कुल चुप हैं, खामोश हैं। पंजाब को लेकर कल एक मीटिंग वो करने वाले हैं, उसकी बात अब से थोड़ी देर में। आतिशी जी की तस्वीर आप देख रहे हैं जब उन्होंने अपना इस्तीफा दिया अली साहब से मिलकर, उसके बाद क्या बोली वो ये सुन लेते हैं। हमारी ये जिम्मेदारी है एक ऑपोजिशन की भूमिका निभाना। जो पार्टी जीत के आई है, भारतीय जनता पार्टी सरकार बना रही है, उसकी जवाबदेही तय करवाना आम आदमी पार्टी के विधायकों का काम है। भारतीय जनता पार्टी ने वादा किया कि पहली कैबिनेट की बैठक में 2,500 रुपये की स्कीम पास की जाएगी और 8 मार्च तक दिल्ली की सभी महिलाओं के खाते में 2,500 रुपये आ जाएंगे। तो आम आदमी पार्टी इस पर भारतीय जनता पार्टी की जवाबदेही को सुनिश्चित करेगी। ठीक है, अब ये उनका फर्ज है जो वो कह रही है, बिल्कुल ठीक है। अब विपक्ष के रोल में अब वो जवाबदेही तय करें और कैसे सरकार काम कर रही है उसके ऊपर एक निगाह रखें। लेकिन आई पहले सबसे बड़ा सवाल तो ये कि दिल्ली के मुख्यमंत्री की खोज आखिर कहां तक पहुंची है। विनोद जी, नाम तो बहुत सारे चल रहे हैं, मतलब देखो बीजेपी को लेकर हर आदमी कहता है भाई बात तो आप कितनी भी कर लो, तय तो जो होगा तब होगा, लेकिन फिर भी मोस्ट प्रोबेबल नेम्स में से इस वक्त कौन है? देखिए, हम लोग कल भी आपके ही कार्यक्रम में चर्चा कर रहे थे कि कौन, नाम के बारे में तो कुछ भी कहना किसी के लिए संभव नहीं है। ये वो बीजेपी नहीं है। अब विजय जी को बता सकें इनकी गहरी पकड़ है, बाकी मेरे बस का तो है नहीं। लेकिन फिर भी अगर प्रोबेबिलिटी के आधार पर आप देखें, मान लीजिए कि क्योंकि देखिए जो भी फैसला होगा वो राजनीतिक रूप से भारतीय जनता पार्टी को जो लाभकारी होगा, खासकर दीर्घकालीन राजनीति, लॉन्ग टर्म पॉलिटिक्स की दृष्टि से, और दिल्ली और दिल्ली के बाहर भी उसका असर पड़े, इस दृष्टि से ही नाम लिया जाएगा। तो मुझे लगता है उसमें 2-3 नाम लिए जा सकते हैं। पहला नाम तो सभी लोग ले रहे हैं, प्रवेश वर्मा का, कि भाई उन्होंने अरविंद केजरीवाल को हराया है, नई दिल्ली से जीत के आए हैं, जाट समुदाय से आते हैं, राजस्थान में, हरियाणा में, ये आपका पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सब जगह उसका फायदा मिल सकता है पार्टी को। ये सारे नैरेटिव उनके पक्ष में है। युवा भी हैं, दिल्ली के 2 बार सांसद रहे हैं, दिल्ली के मूल निवासियों में हैं, तो ये सब उनके पक्ष में जाती हैं चीजें। और उनको अमित शाह जी का, प्रधानमंत्री जी का विश्वास भी प्राप्त है। एक बार विधायक भी रहे। हाँ, विधायक भी रहे, मुल्का से रहे हैं। और जिस तरह से वो उनको लाया गया नई दिल्ली में, उनके खास करके दिल्ली देहात की राजनीति करते रहे, वहां से उनको बिल्कुल मोस्ट अर्बन कॉन्स्टिट्यूंसी में लाया गया, तो उस दृष्टि से उनका नाम सबसे पहले लिया जा रहा है। लेकिन जो अगर आप मोदी जी की राजनीतिक शैली और कार्यशैली देखें, उसमें अक्सर वो किसी ऐसे व्यक्ति को लाते हैं जिससे पार्टी को दीर्घकालिक फायदा हो, साथ ही साथ एक नया नेता भी सामने आए। भाई राजस्थान में, आपका मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, उड़ीसा में, सब जगह हमने ऐसे ही प्रयोग देखे हैं। उत्तर प्रदेश में योगी जी का जब नाम आया तो अचानक आया, प्रयोग था। हरियाणा में सैनी जी अचानक नाम आया, तो पुष्कर सिंह धामी इसी तरह आए। तो इस दृष्टि से अच्छा, फिर महिला पर लोग कह सकते हैं कोई महिला भी हो सकती है। उसमें एक बात मैं कह सकता हूं कि जहां तक मुझे लगता है कि कोई भी बने, लेकिन मुझे लगता है सब ज्यादा संभावना विधायकों में से ही किसी को मुख्यमंत्री बनना। ये भी एक सवाल है कि विधायक बनेगा या कोई सांसद भी बन सकता है या कोई भी और बन सकता है। मतलब अब देखिए, बनने के लिए तो कोई भी बन सकता है, बनने के लिए तो कोई ऐसा व्यक्ति बन सकता है जो ना विधायक हो ना सांसद हो, क्योंकि 6 महीने का समय होता है। 6 महीने के अंदर किसी को इस्तीफा दिला के चुनाव में जीत के आ सकता है, लेकिन किसी कोई बन सकता है। लेकिन संभावना की जहां तक बात है, बनना किसी विधायक में से ही किसी को चाहिए, क्योंकि अभी तक आप देखिए मध्य प्रदेश में देखिए मोहन यादव को बनाया गया, भजन लाल शर्मा को बनाया गया, राजस्थान में दोनों विधायक थे, पुष्कर सिंह धामी को बनाया गया,
वो भी विधायक थे जब पहले नहीं, बनाए अगर ये क्लियर आपको लग रहा है कि विधायकों में से ही बनेगा तो फिर चॉइसेस भी थोड़ी लिमिट हो जाती लिमिट हो है। जाती ठीक है, तो उस पर ज्यादा बात हम लोग कर सकते हैं। जैसे आपने बिल्कुल ठीक कहा, परवेश वर्मा का नाम सभी लोग ले रहे हैं जब से ये हुआ है। ये चर्चा चली भाई किसी महिला को बनाना चाहिए दिल्ली के अंदर, या किसी दलित को, एक दिल्ली हिंदुस्तान में कोई दलित चीफ मिनिस्टर नहीं है तो एक दलित चीफ मिनिस्टर देके बीजेपी बड़ा अच्छा संदेश दे सकती है। कोई सिख अगर हो दिल्ली का मुख्यमंत्री तो बीजेपी को पंजाब में बहुत लाभ होगा, और पंजाब में चुनावी लाभ से ज्यादा सिख समुदाय के नजदीक जाने की जो कोशिश है। बनाने में एक समस्या ये है कि जो 3 सिख जीत के आए हैं बीजेपी के, वो तीनों भारतीय जनता पार्टी से बाहर से आए हैं। प्रॉब्लम है बिल्कुल। 2 अरविंदर सिंह लवली और तविंदर मारवा कांग्रेस से आए हैं, और सिरसा जी अकाली दल से आए अकाली दल से हैं। आए हैं। हालांकि एक हेमंत बिश्व शर्मा का अपवाद है, लेकिन हेमंत बिश्व शर्मा 5 साल तक 5 साल इंतजार कराया गया था। इंतजार कराया गया, मंत्री रहे, और जो जिस तरह से पूर्वोत्तर की राजनीति में उनका दखल है, वो एक पार्टी के लिए एसेट साबित हुआ है। ये शायद सीएम नहीं, डिप्टी सीएम का फॉर्मूला अगर और राज्यों की तरह बीजेपी दिल्ली में देती है तो मे भी एक डिप्टी सीएम की पोस्ट किसी एक सिख व्यक्ति के लिए हो सकती है। इसके अलावा पूर्वांचलियों की इतनी बड़ी तादाद दिल्ली में है 30%, और उतना आपको वोट भी मिला है तो उनको कैसे इग्नोर करेंगे। या फिर एक वो चॉइस थी जो मैंने कहा कि आप क्या किसी सांसद में से बनवा सकते हैं, एक नाम उसमें से हरदीप सिंह पुरी जी का भी चल रहा है सर, पुरी साहब का भी चल रहा है कि मतलब वो पार्टी के भी हो गए, सिख भी हैं, सीनियर भी हैं, ब्यूरोक्रेट रहे तो सिस्टम भी जानते हैं, सरकार कैसे काम करती है जानते हैं, और सेंटर के साथ पूरी तरह अलाइंड है। और अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर भी रहे तो दिल्ली की जो जमीन की समस्या, हर चीज समझते हैं, जानते हैं। स्थानीय समस्याएं वो भी जानते हैं, क्योंकि अर्बन जो केंद्र का आवास मंत्री होता है वो ज्यादातर काम दिल्ली को ही देखना होता है, बाकी तो राज्यों के मंत्री। इसलिए उनके नाम की चर्चा ही बहुत जोर से। विजय जी, देखिए, जो लोग बीजेपी को समझते हैं, जैसे विनोद जी ने कहा, तो वो गैस वर्क ही नहीं करते। बीजेपी को समझने का एक ही तरीका है कि यदि आप समझते हैं तो गैस वर्क करना बंद कर दीजिए, वहाँ जो आलाकमान तय कर देगा वो हो जाएगा। लेकिन आलाकमान तय ऐसा नहीं करता कि एक आदमी ने डिसाइड कर लिया। आलाकमान में जो उनका ग्रुप है, पार्लियामेंट्री बोर्ड है या सीनियर पार्टी लीडर्स हैं, वो सब चीज़ों को तय करके विचार करके कर रहे हैं। और एक बड़ी परेशानी होती है कि जब आपको बहुत बड़ा मैंडेट मिल जाता है, जीतने वाले कराने वाले विधायकों की तादाद बहुत ज़्यादा है, तो उसमें चुनना मुश्किल होता है। और अब ऐसा मैंडेट आया जिसमें हर ग्रुप से ही बड़ा सपोर्ट मिला है, चाहे वो पूर्वांचली हो, दिल्ली के पंजाबी, सिख, क्षत्रिय जो है उनका भी उसको मिला है, दलितों का भी मिला है, तो उनमें से चुनना है। और मुझे लगता है कि यदि डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनेगा तो हो सकता है कि कोई सिख समाज से बन जाए। चीफ मिनिस्टर तो सिख समाज से नहीं होगा, नहीं होगा। ठीक है। एक संभावना मुझे जो सबसे ज्यादा लगती है कि वो विधायक ही होगा। मुझे अभी तक लगता है विधायक हो, नौजवान हो, मतलब नौजवान का मतलब यंग हो, उसका एक्सपीरियंस को आप मत करिए कि वो 5 बार के विधायक होंगे, 6 बार के विधायक होंगे। तो परवेश वर्मा की दावेदारी मजबूत लगती है। परवेश वर्मा की तो दावेदारी सबसे मजबूत होती है, दोनों वजह से। एक तो बीजेपी की दावेदारी चलती नहीं है। बाहरी दिल्ली का पूरा क्षेत्र जहाँ पर जाटों ने पूरा तरीके से सपोर्ट किया, और वो जाट थोड़ा सा अटके हुए थे, और भारतीय जनता पार्टी को बड़ी मुश्किल से कोई एक जाट नेता मिला मजबूत, और वो लॉन्ग टर्म की पॉलिटिक्स इसको बहुत बड़ा, जिसका कद बहुत ऊंचा किया जा सकता है, कद ऊंचा किया जा सकता है, लंबा समय भी उनके पास है। पूर्वांचलियों को चीफ मिनिस्टर बनाना अभी मुझे थोड़ा सा मुश्किल लगता है। क्यों? देखो, उस पर नहीं जाएंगे। आप बिहार चुनाव को ध्यान में रखते हुए करें तो कर सकते हैं, लेकिन दिल्ली के मिजाज में अभी वो फिलहाल जो नया ये वोट जो है ना, बहुत समय से अटका हुआ था, बीजेपी से नाराज था, सिख वोटर, पंजाबी, क्षत्रिय वोटर जो था उनका, लेकिन वो उनको उस तरह से सपोर्ट नहीं कर रहा था। तो वो मौका है, पूर्वांचलियों के लिए मौका है, पूर्वांचलियों का दबाव भी। और आपको ध्यान हो कि पिछले अभी चुनाव प्रचार के दौरान पूर्वांचलियों को लेकर काफी झगड़ा हुआ, एक बड़े प्रवक्ता को उन्होंने मतलब आउट ऑफ द सीन कर दिया, केवल उसी को ध्यान में रखते हुए। और पार्टी में भी शायद पहली बार हुआ कि एक बड़ा लीडर दूसरे बड़े लीडर को इस तरह से रिएक्ट करे, तो उसकी चिंता हो सकती है। लेकिन मुझे सबसे ज्यादा बात लगती है कि एमएलए ही वहां पर हो सकता है। समीर जी, कुछ नाम कुछ चर्चाएं, कोई खबर? देखिए, मुझे लगता है कि एक महिला मुख्यमंत्री की प्रबल दावेदारी दिल्ली में मुझे नजर आ रही है। एक तो कारण यह है कि भारतीय जनता पार्टी में कोई भी महिला मुख्यमंत्री नहीं है। अब इतने अगर राज्य आप देखेंगे तो कहीं भी भारतीय जनता पार्टी की कोई महिला मुख्यमंत्री नहीं है। डेप्यूटी जरूर है, जैसे राजस्थान में दिया कुमारी को बनाया हुआ है, और उड़ीसा में डेप्यूटी मुख्यमंत्री तो जो महिलाएं जीत के आई उनके नाम अगर लें, सांसद तो एक बांसुरी स्वराज है, कमलजीत शेरावत है, शिखा राय मुझे लगता है एक प्रोमिनेंट नाम है, जिन्होंने उनको हराया, सौरभ भारद्वाज को। पूर्वांचल से आती है, मेयर भी नहीं, और पूर्वांचल से आती है, और महिलाएं जीती हैं बीजेपी से, रेखा गुप्ता जीती है। शिखा राय की मुझे ज्यादा दावेदारी लगती है। अगर विधायकों से अगर देखेंगे तो उसकी दावेदारी मुझे ज्यादा नजर आती है। और दूसरी बात यह है कि मुख्यमंत्री के साथ भारतीय जनता पार्टी एक डेप्यूटी मुख्यमंत्री एक या तो जरूर एक शिखा राय भी पूर्वांचली हुई क्या? हाँ, रेखा राय पूर्वांचली। तो मुझे ऐसा लगता है कि एक डेप्यूटी जरूर देंगे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का ट्रेंड देखिए, राजस्थान में मुख्यमंत्री बनाया तो 2 उप मुख्यमंत्री बना दिए, राजस्थान में एक मुख्यमंत्री तो 2 डेप्यूटी बनाए। आप उड़ीसा में देखिए, एक मुख्यमंत्री बनाया तो उसके साथ 2 दिए, छत्तीसगढ़ में एक मुख्यमंत्री बनाया तो उसके साथ 2 डेप्यूटी मुख्यमंत्री दिए। तो मुझे लग रहा है कि कास्ट समीकरण सब जगह भारतीय जनता पार्टी ने सेट किया। राजस्थान में अपने उत्तर प्रदेश में एक मुख्यमंत्री तो 2 डेप्यूटी बनाया कास्ट के हिसाब से। तो मुझे लग रहा है दिल्ली के अंदर भी जनता पार्टी कोशिश करेगी, एक जो मुख्यमंत्री बनेगा तो दूसरी कास्ट को मैनेज करने के लिए एक जरूर डेप्यूटी। क्या प्रवेश कर गया? लड्डू बांट रहे हैं? लड्डू बांट घर के बाहर लड्डू बांट अपने घर के बाहर उन्होंने काफी तो टाइम लगवाया। उनको मैनेज करेगी। तो मुझे लग रहा है अगर वैसा देखा जाए तो मुझे लग रहा है रविकांत का भी एक संभावना ज्यादा है, जो अभी वाल्मीकि समाज से जीते हैं, त्रिलोकपुरी से पहली बार के विधायक है, वाल्मीकि समाज से आते हैं। उनकी भी दावेदारी मुझे लगता है त्रिलोकपुरी से जीते हैं। हाँ, त्रिलोकपुरी से भी सीट बहुत कम वोटों से हुई है। 362 वोटों से जीते हैं, 362 वोटों से जीते हैं। लेकिन एक वाल्मीकि समाज से वो आते हैं, पढ़े लिखे हैं व्यक्ति, अच्छे यंग एज के हैं, पहली बार के विधायक है, तो उसकी भी संभावना लग रही है। सिख इसके के अलावा बारे में नेगी का भी लग रहा है, जो जिन्होंने अवध ओझा को हराया है, रविंद्र सिंह नेगी, हाँ, या मोहन सिंह बिष्ट। मोहन सिंह बिष्ट 7 बार के हो चुके, वो तो स्पीकर बना दिया। चांस मुझे लगता है। क्यों लोग वैसे इतने सीनियर आदमी हैं, हाँ, तो इतने सीनियर और वो भी बड़े व्यक्ति को हरा के आए हैं। बड़ी कठिन सीट जीत के आए बन सकते हैं, बिल्कुल बन सकते हैं। हैं, उत्तराखंड टफ सीट के जीत के आए हैं।
उनका टिकट मुस्तफाबाद से जीते, मुस्लिम सीट जीती मुस्तफाबाद से, पहले करावल नगर से थे जहां ठीक है कपिल सर, मिश्रा ठीक है। जीते। कोई सिख, कोई सिख बना सकती है भाजपा, हालांकि तीनों पार्टी के में अभी भी हाल में ही आए हैं। कौन? कोई सिख चेहरा? नहीं, मुझे नहीं लगता कि किसी सिख को, देखिए पंजाब में तो अमरिंदर सिंह को आपने लेकर आया, क्या हुआ अमरिंदर सिंह को लाने का, वो खुद हार गया, सब हुआ, तो मुझे नहीं लगता कि कोई यहाँ किसी सिख को बना के आप पंजाब अमरिंदर सिंह को पार्टी कुछ दे नहीं सकती थी ना, यहाँ मौका है देने का। तो यहाँ आप डेप्यूटी बना दे, मुख्यमंत्री सरदार बनाए, मुझे गंगा में मिल जाने के बाद सब गंगा हो जाती है। ये बात आप ठीक कह रहे हैं हर्षवर्धन जी। पहली बात तो ये मुझे लग रहा है यहाँ से कसो एक ही नाम आएगा और वही फाइनल हो जाएगा। श्रीमुख से विनोद जी, विजय जी, समीर जी, सबने आपने कहा था कि अब तो विधायक बनेंगे तो नाम कम कर दीजिए, और मैंने जब भी गिनना शुरू किया तो तीनों हमारे जो वरिष्ठ साथी लोग हैं इन्होंने करीब 13 नाम गिनाए हैं जब ये कहा गया कि अब नाम कम हो जाएंगे। ये भारतीय जनता पार्टी जितने विधायक हैं उनमें से किसी एक को भी मुख्यमंत्री बना देंगे तो हम लोग यहां चर्चा करेंगे, तो उसके लिए कह सकते हैं कि ये वजह हैं जिनकी वजह से ये बनाया जाएगा। मेरा स्पष्ट मानना है कि भारतीय जनता पार्टी आज जहां खड़ी है वहां परवेश वर्मा बहुत प्रबल दावेदार है, सिर्फ इसलिए नहीं कि अरविंद केजरीवाल को हराया, सिर्फ इसलिए नहीं कि जाट है, इसलिए कि पिछले 1.5-2 वर्ष से अमित शाह की रणनीति के लिहाज से वो दिल्ली विधानसभा चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। दूसरा, इस चुनाव का जो मोमेंटम होता है वो खींच कर लेकर आए, और उनके जो कहें कि माइनस क्या है, तो एक तो वो खुद आक्रामक न हो जाएं, अनुशासन में बने रहें, पार्टी में ऐसा ना हो जाए। मैं बार बार 1993 याद दिलाता हूं कि भाजपा बहुत मजबूत पार्टी थी, पूर्ण बहुमत से आई थी, 49 अभी से एक ज्यादा सीटें आई थी, लेकिन आपस में लड़के ऐसा किया कि अब 98 के बाद आज जाकर सरकार बनी। तो भाजपा को यह ध्यान रखना है जो नाम इसके इतर हैं। देखिए, विजेंद्र गुप्ता, जितेंद्र महाजन, रेखा गुप्ता और आशीष सूद, ये बेस्ट सूटेड कैंडिडेट हैं, खांटी दिल्ली वाले हैं। दोबारा बताइए सर नाम, नहीं जानते होंगे ना कौन कौन है। विजेंद्र गुप्ता पूर्व अध्यक्ष, से नेता प्रतिपक्ष भी रहे, लगातार जीतते चले आए, प्रदेश अध्यक्ष रहे। रेखा गुप्ता जो दिल्ली विश्वविद्यालय में सचिव रही, जहां तक मुझे याद है, एबीवीपी का कैडर रही हैं, वो भी पार्टी संघ परिवार से आती हैं, वो एक महत्वपूर्ण प्रत्याशी हो सकती हैं। आशीष सूद प्रदेश भाजपा के महामंत्री हैं, एबीवीपी से ये भी जीत कर आए थे, और ये अभी जो संघ की टॉप लीडरशिप है, बीजेपी की टॉप लीडरशिप है, उसके नजदीकी हैं। जितेंद्र महाजन जो पहले भी जीत कर आए थे, ये भी कैडर के हैं। ये जो नाम है, परवेश वर्मा के अलावा सब विधायक बन गए हैं, ये सब विधायक बन गए, और सब संगठन की नीति के लिहाज से काम करने वाले लोग। सतीश उपाध्याय का नाम भूल गए आप। सतीश जी का भी नाम है, लेकिन मुझे दूसरी वजहों से, वैसे तो वो भी टफ सीट थी सर, मालवीय नगर वैसी आसान सीट नहीं थी, उनकी भी दावेदारी है, लेकिन ये नाम जो है, और मेरा ही मानना है कि जो ये पूरी भारतीय जनता पार्टी के लिहाज से देखें तो पंजाबी, वैश्य और जाट, यहां जाकर कांटा टिकने वाला है, और निश्चित तौर पर एक उप मुख्यमंत्री होगा। सिख मुख्यमंत्री नहीं होने वाला है, सिख उप मुख्यमंत्री जरूर हो सकता है। जब आप पंजाबी कह रहे हैं तो उसमें सिख अलग है उससे। पंजाबी मतलब सब है, सिख अलग है। पंजाबी जो दिल्ली का जो एक जो बेसिक जो भाजपा का इसमें वोटर जो होता था, वीरेंद्र सचदेवा है, जो वीरेंद्र सचदेवा है, जो आशीष सूद हैं, खत्री, जो इस तरह पंजाबी, के हैं, पंजाबी तो ब्राह्मण, पंजाबी वैश्य कॉम्बो चलेगा, और साथ में अगर सिख आएगा तो मुझे अभी भी लगता है कि मनजिंदर सिरसा ये बड़े प्रबल दावेदार हो सकते हैं, लेकिन उप मुख्यमंत्री के लिए मुख्यमंत्री इनमें से कोई नहीं बनेगा।